जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर आई हूँ। त्रिवेंद्रम का बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। सभी स्टूडेंट को इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए और आई थिंक इस हिसाब से अपनी तैयारी को करना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट की इतने लेवल की तैयारी जो आज हम करने वाले हैं इस क्लास में, ओरिजिनल पेपर, इतने लेवल की तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन नर्सिंग असिस्टेंट में पक्का है। कंपटीशन बहुत टफ है। तो चलिए, कौन सा वाला पेपर आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं? त्रिवेंद्रम का ओरिजिनल पेपर आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं और इस पेपर को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट मेरे साथ साथ इस पेपर को सॉल्व करते जाइए और चेक करिए, एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी जानते होंगे कि जीके के 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बायोलॉजी के। सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, तब तक फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। जीके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। सबसे ज्यादा बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला वेटेज है। 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 जीके से, 5-5 फिजिक्स और मैथ से पूछे जाएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। अगर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन जीके आप लोगों के सामने है। फटाफट से आंसर करने की कोशिश करें। दिसपुर नदी के किनारे बसे शहर, सभी को पढ़ना है। जब नदियां पढ़ रहे हो तो उनके किनारे बसे शहर भी याद होना चाहिए। दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी के किनारे दिसपुर है? बिल्कुल, कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी। कृष्णा तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल साउथ में, और दिसपुर हमारा ऊपर वाले सेक्शन में है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या? ब्रह्मपुत्र। चले नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से मालवा पठार की नदियों का सही संयोजन आपको बताना है। मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो कौन कौन सी नदियां आती हैं? चंबल, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये मालवा के पठार की नदियां है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में आटाकामा मरुस्थल स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज द आटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? डेजर्ट, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप, उप महाद्वीप आपके सिलेबस में जीके में दिया हुआ, वहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? कहाँ पर है जी? बिल्कुल दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बाबर ने पहली बार भारत में प्रवेश किया, कहां से प्रवेश किया था? बाबर एंटर इन द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू, कहां से एंटर हुआ था वो? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पंजाब। कहां से? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, पंजाब से उसने एंट्री करी थी। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, किसका था? अगर चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता है, अगर आपने देखा होगा तो भी जान जाओगे, चंद्रगुप्त के काल से ये क्वेश्चन है। सेल्यूकस, सेल्यूकस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्यों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया? हु डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी? तो किसने नष्ट किया था बादामी के चालुक्यों का साम्राज्य? पहले है पांडे, पल्लव, राष्ट्रकूटों के द्वारा या चोल के द्वारा? तो किनके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? कौन था लास्ट मुगल एम्परर? औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह या हुमायूं? तो आपको बता दूं राइट आंसर क्या है, बहादुर शाह था, और वो भी सेकंड, द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहादुर शाह प्रथम और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट है, मोटेरा स्टेडियम कहां पर स्थित है? मोटेरा स्टेडियम इज लोकेटेड कहां पर है? बिल्कुल अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, इयान फ्लेमिंग को के निर्माता के रूप में जाना जाता है? इयान फ्लेमिंग बुक्स एंड राइटर की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या क्या बनाई थी? हरकुलस वाली जो है बुक्स लिखी थी, जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स या टार्जन? तो कौन सी लिखी थी? जेम्स बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, भारत के किस राज्य में सभी घरों की छत को वर्षा जल से संचयन को अनिवार्य बना दिया है? Which state of India has made the rooftop rain water harvesting compulsory for all the houses?
ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम जब ये पेपर पूछा था। तो कौन सा राज्य बनाया गया था? तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों, जो बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो नर्सिंग असिस्टेंट का बैच सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलाया जा रहा है बच्चों। जो एक बैच नहीं है, जो एक बैच नहीं है, कंप्लीट पैकेज है। पैकेज का मतलब आप समझते होंगे, जिसमें हमको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, हमें और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ पैकेज, नॉट अ ओनली बेच। ये सिर्फ बेच नहीं है, एक पैकेज है जिसमें आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आपको जीरो लेवल से, जिन्होंने 11th 12th में तैयारी भी अच्छे से नहीं करी हो या अच्छे से नहीं पढ़ी हो, वो भी इस बेच से बिल्कुल अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जीरो से हाई लेवल तक मैंने बैच में पढ़ाया है, सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बायलैंग्वेज बैच है ये, जिसमें पढ़ाने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसकी मॉक टेस्ट और 100 टेस्ट सीरीज, सारी ओवरऑल मिला के सारे सब्जेक्ट की 50 प्रश्नों की 100 टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम तक प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो पढ़ो और प्रैक्टिस करो, इसलिए इसको पैकेज का नाम दिया गया है। रिवीजन बैच इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जो आफ्टर दिसंबर से स्टार्ट होगा सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो डाउनलोड करके रखिएगा अगर आप रिवीजन बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं। जो रिवीजन बैच ज्वाइन करेंगे उनको ये कंसेप्चुअल बैच नहीं मिलेगा। जो बच्चे कंसेप्चुअल बैच ज्वाइन करेंगे उनको रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अभी भी फायदा है और बिल्कुल धमाकेदार दिवाली ऑफर चल रहा है। वैसे तो बैच का प्राइस है 999, लेकिन बैच आपको 499 में प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब 499 से भी कम प्राइस 449 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है। दिवाली कंप्लीट पैकेज नर्सिंग असिस्टेंट का आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इस पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, विजिट करिए, डेमो क्लास देखिए, टॉपिक्स देखिए, रिकॉर्डेड में चले जाओगे। जो लाइव क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी का सेक्शन। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं फटाफट से। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बिल्कुल भूख लगना, प्यास लगना या तृप्ति होना, सेटिस्फेक्शन होना, हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन, हमारा ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एंटी डाययूरेटिंग हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस करके पिट्यूटरी में डाल देता है, वहां से सिक्रेट करता है। रेगुलेट करता है दूसरे पिट्यूटरी हार्मोन को भी रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी को भी सिग्नल देता है, तब जाके पिट्यूटरी अपने स्वयं के खुद के हार्मोन्स रिलीज करता है। तो ये भी काम है। लास्ट वन पढ़ लेते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन का सेरेबेलम अनुमस्तिष्क जो है वो कंट्रोल करता है। तो इट्स नॉट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये आपके हाइपोथैलेमस का काम नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, चौथा नहीं है। तो कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम? पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य महिला की शादी से उत्पन्न होंगे। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज टू अ नॉर्मल वुमेन, तो इन कैसे बच्चे पैदा होंगे? क्या सभी बेटियां वाहक होंगी और बेटे बिल्कुल नॉर्मल होंगे? तो इसके लिए आपको जेनेटिक में जाना पड़ेगा। चलिए तो हम जेनेटिक में देख लेते हैं। इन्होंने दिया क्या है कि पुरुष वर्णांध है, क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, और महिला सामान्य है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पर है मेल, मेल को है क्या? मेल में क्या होता है? देखो ये लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि लिंग से जुड़ी हुई बीमारी है। लिंग से जुड़ी हुई बीमारी है, तो लिंग से जुड़े हुए हमारा 23 नंबर का क्रोमोसोम होता है, 23 नंबर का क्रोमोसोम। मेल में XY होता है, ठीक है, और फीमेल में XX होता है। सभी जानते हैं 23 नंबर का क्रोमोसोम है ये, इससे जुड़ी हुई बीमारी है। अब इन्होंने कहा कि जो मेल है उसको डिसऑर्डर है, उसको वर्णांधता है, वर्णांधता को हम C। अब मैंने X के ऊपर C क्यों लिखा बच्चों?
क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्स जो क्रोमोसोम है उससे जुड़ी हुई बीमारी है। क्या है? एक्स, और वो भी रिसेसिव, है ना। एक्स अप्रभावी बीमारी है, यानी कि जब एक्स अप्रभाव में होंगे, मतलब ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ये फीमेल में, और मेल में ऐसा होगा, तब वो क्या होते हैं? बीमार होते हैं, उनको ये बीमारी होती है ना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन, एक्स का एक्स से करेंगे तो ये, ठीक है, ये क्या है? डोमिनेंट है, इसलिए इसको हम आगे लिखेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्स सी, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाएंगे तो एक्स वाई, इसका कॉम्बिनेशन अगेन हम इसके साथ बनाएंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन में गड़बड़ ना हो, ठीक है। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे एक्स एक्स सी, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे एक्स वाई, इसका इसके साथ करेंगे एक्स एक्स, और इसका इसके साथ करेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो टोटल कितने कितने जीनोटाइप आपको मिले? 4। अब 4 में से देखो, ये और ये, ठीक है, ये और ये तो क्या हो गई? क्या हो गई? पुत्रियां हो गई, पुत्रियां। तो पुत्रियां कैसी मिली? एक्स और एक्स सी, एक्स और एक्स सी, 2 पुत्रियां हैं, और पुत्र यानी कि सन कितने हैं? एक्स वाई। तो देखो सन को देखोगे तो सन के ऊपर कोई सी नहीं है, सी को किसको दिखा रहे हैं हम? वर्णांतता को। तो सारे बेटे तो नॉर्मल है, सारे बेटे नॉर्मल आ रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। अब बेटियों को बीमारी है क्या? तो बीमारी कब होगी? इस कंडीशन में बीमारी होगी जब दोनों एक्स पर सी होगा, तो इसको बीमारी नहीं है, तो फिर एक्स सी है तो क्या है? ये एक सी का क्या मतलब फिर? तो एक सी का मतलब ये है, ये रेसेसिव अप्रभावी वाली बीमारी है, जब दोनों के ऊपर सी होगा तब बीमार होता है पर्सन। अगर नहीं है तो ये कैरियर हैं, ये क्या है? कैरियर हैं, वाहक बन गई हैं, ठीक है। तो ये वाहक हो गई, 2 लड़कियां वाहक होगी और 2 लड़के नॉर्मल होंगे, टोटल 4 बच्चों में से। तो चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़े। हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि ऑल कैरियर डॉटर, बिल्कुल 4 बच्चों में से 2 बेटियां और दोनों क्या है? कैरियर रहेंगे, उनको बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन उनके आगे वाली पीढ़ी को वो बीमार जरूर करेंगे, तो कैरियर, वाहक कहते हैं, बिल्कुल। और नॉर्मल सन, बेटे बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। आगे वाला भी आप चेकआउट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बोल रहे हैं 50% कैरियर डॉटर होगी और 50% नॉर्मल डॉटर होगी क्या? नहीं, यहाँ तो 2 लड़कियां हैं और दोनों ही क्या है? कैरियर है, और नॉर्मल की तो बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑल कैरियर ऑफ स्प्रिंग होगी क्या? सारे जितने भी बच्चे हैं सारे कैरियर है क्या? नहीं, सिर्फ 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के नॉर्मल है, तो ये भी गलत हो गया। 50% कलर ब्लाइंडनेस सन होंगे और 50% नॉर्मल सन होंगे क्या? नहीं, पूरे 100% बच्चे मतलब लड़के नॉर्मल है, 50% का चांस नहीं है, 2 लड़के हैं और दोनों ही क्या हैं? क्या है? नॉर्मल है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है तो पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मनुष्य की किस कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक्स ऑफ न्यूक्लियस इन द ह्यूमन? तो कौन सी कोशिकाओं में होता है न्यूक्लियस? एब्सेंट न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आपकी आरबीसी है। लेकिन ध्यान रखो पेपर में मिस्टेक है क्या, यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स भी ऑप्शन दे के रखा है और हम आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। तो आरबीसी आपका राइट आंसर होगा और एरिथ्रोसाइट्स भी राइट आंसर होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल ऑप्शन, हमारे पास चॉइस कुछ नहीं है, तो हम आरबीसी पर टिक करेंगे। अदरवाइज इसका आंसर दोनों है, ए भी इसका आंसर है और बी भी आंसर है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स हम किसको बोलते हैं? आरबीसी को ही तो कहते हैं, है ना। तो ये गलत है क्वेश्चन, ये ओरिजिनल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो ये मिस प्रिंट हो गया होगा या गलत हो गया। नेक्स्ट है, अगर व्यावसायिक रूप से प्राप्त होते हैं, अगर इस कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? अगर आपने फंगाई पढ़ा होगा तो फंगाई, एल्गी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो रेड एल्गी, लाल शैवाल, जिसे हम रोडोफाइटा भी कहते हैं, रोडोफाइटा इससे प्राप्त होती है अगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मानव निर्मित सिंथेटिक रसायन कौन सा रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं? कितनी बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, मिथेन नहीं है, एलपीजी नहीं है, पीवीसी नहीं है। नेक्स्ट है, मानव में विकिरण के कारण होता है, क्या होता है? रेडिएशन के कारण हमें कौन सी बीमारी? इताई इताई नहीं, एड्स, एचआईवी वायरस, कैंसर बिल्कुल, मीना माता नहीं। ऑप्शन सी, ये पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां, दोनों प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। कैंसर क्या होगा? रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट है, टोटिपोटेंसी शब्द का तात्पर्य किसकी क्षमता से है? तो अगर आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा तो इकोलॉजी में जो है हमने पढ़ा है प्लांट ब्रीडिंग वगैरह, वहां पर आपने पढ़ा होगा टोटिपोटेंसी शब्द। तो टर्म टोटिपोटेंसी का क्या मतलब है? तो टोटिपोटेंसी क्या मतलब है कि एक छोटी सी सेल से हम पूरा पौधा बना सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी ये वाली टर्म। ठीक है, तो एक सेल पूरे प्लांट को जनरेट कर सकती है, एक कोशिका से हम पूरा पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इस क्षमता को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है, तरंग लंबाई में कौन सी सीमा को कृत्रिम रूप से प्रकाश संश्लेषण सक्रिय माना जाता है? तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ होती है? लेंथ क्या है उसकी, लंबाई क्या है तरंगदैर्घ्य की? सभी जानते होंगे 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में अच्छा होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा गलत मेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच? रॉन्ग मैच बताना है। तो पहला ऑप्शन देखें हम, डीजे इवानोव्स्की, इन्होंने क्या करा था? इवानोव्स्की ने क्या करा? माइक्रोब्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज खोजी थी। और इन्होंने क्या देखा? तंबाकू के पेड़ में क्या देखा? उन्होंने सेब लिया, जूस लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उनको पता चला कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु, उससे भी छोटी कोई सी प्रजाति माइक्रोब्स की होती है, सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें हम वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। बी के बारे में बात करें, MW बिजार्निक ने क्या बोला? कंटीजम विवियम फ्लूडम, वही तंबाकू मोज़ेक जो जूस लिया, सेब लिया, उसको अच्छे पेड़ में डाल दिया और अच्छे पेड़ को भी उसने बीमार कर दिया। तो इसका मतलब है कंटेजियम विवम फ्लूडम होता है, एक खतरनाक वाला जूस है जो अच्छे पेड़ को भी बीमार कर सकता है। बुरे पेड़ से सेब लिया था उन्होंने, तो ये इन्होंने ही कहा था, इन्होंने कहा था, बेजारनिक ने ही कहा था, बेजरिक ने ही कहा था। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो स्टेनले ने क्या करा? क्रिस्टलाइज, जी बिल्कुल, क्रिस्टलीकरण तो किया था लेकिन प्रोटीनों का नहीं किया था, वायरस का किया था, वायरस का। तो ये गलत है। लास्ट भी देख लेते हैं, डाइनर ने क्या करा? वायराइड्स आर फाउंड टू बी फ्री डीएनए, वायराइड्स वो होते हैं जिनमें डीएनए नहीं होता, प्रोटीन का कोट होता है। ये किसने कहा था? डाइनर ने कहा था, वायराइड की खोज करी थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये गलत है, ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। क्रिस्टलाइज तो किया था उन्होंने लेकिन वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था, ना कि प्रोटीनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज? तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में जितने भी कॉर्डेटा है, नोटोकॉर्ड सभी में मिलती है। तो राइट आंसर क्या है? सभी रज्जु की कॉर्डेटा कशेरुकियों में मिलती है। कब मिलती है? उनकी भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रायोनिक स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी तितली के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्र संख्या 360 है, क्या है? उनकी अर्धसूत्री कोशिका में 360 यानी कि डिप्लॉयड दे के रखा है, डिप्लॉयड गुणित वाले दे के रखे। और क्या पूछा है कि युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? गैमेट्स। तो जो गैमेट्स होते हैं मियोसिस के दौरान बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनते हैं, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, सभी जानते होंगे, है ना। मियोसिस का काम ही है गुणसूत्रों को आधा करना, तो एन हो जाएगी उसमें। एन मतलब क्या? 360 को 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो कितना आ रहा है?
2 एकम 2, 2 अठी 16, 180 आ रही। वैसे तो 180 आ रही, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट है, आई थिंक 190 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या तो यहाँ पे 360 होना चाहिए या फिर यहाँ पे 180 होना चाहिए। आधी करना है, जस्ट आधी बटरफ्लाई में। नेक्स्ट है, सांप के जहर के विरुद्ध प्रतिविष में शामिल है एंटी वेनम अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन कंटेंट। क्या होता है एंटी वेनम? एंटी वेनम जो हम सांप का जहर के विरुद्ध दिया जाता है दवाई, समझ लीजिए, उसमें क्या होता है एंटी वेनम में? तो एंटी वेनम का मतलब है एंटीजन, और एंटीजन के साथ क्या देंगे? क्या होती है उसमें? एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज होती है जो जहर के विरुद्ध काम करेगी। वो एंटीबॉडी सप्लाई की जाती है एंटी वेनम के फॉर्म में। नेक्स्ट है, आभासी फल का उदाहरण है फलिका का। एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोक्राप इज, स्यूडोक्राप दैट मीन्स फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? झूठा फल, आभासी फल। तो अगर आप देखने जाओगे तो आप पाइनएप्पल और पियर इन दोनों को उस लिस्ट में पाओगे। तो आई थिंक मेरे मिस प्रिंट है ये, नहीं तो आप पियर पे जा सकते हो। नाशपाती भी होता है, पाइनएप्पल भी होता है, दोनों क्या है? फॉल्स फ्रूट है, आभासी फल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी दोनों आंसर इसके होने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विनीन से प्राप्त होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्विनीन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना पेड़ की छाल से, बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, छाल से सिनकोना की। नेक्स्ट है, आलू एक रूपांतरण है। पोटैटो इज विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन? क्या है आलू? जड़े, तना है? इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बाकी तो हमारे कंसेप्ट क्लियर है। क्या होता है? तना, स्टेम मॉडिफिकेशन है ना आलू। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का पेपर है, इस लेवल की तैयारी आप सभी बच्चों को करनी चाहिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? स्टाइरिन का, आइसोप्रीन का, इथेन का या ब्यूटाडीन का? किसका है? ब्यूटाडीन का नहीं, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है नेचुरल रबर। रबर क्या है? पॉलीमर है, बहुलक बोलते हैं जिसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए आपको, बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। क्या मतलब इसका? जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, उसी को तो ठोस बोलते हैं। दूर हो जाएगी तो लिक्विड हो जाएगा, और दूर हो जाएगी तो गैस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। बहुत शॉर्ट होती, बहुत कम होती। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, बिल्कुल एक अपनी पोजीशन फिक्स होती ठोसों में, अगर नहीं होती तो ठोस ठोस थोड़ी ना होता, उसका शेप ही चेंज हो जाता है ना। आपके पास आयरन की एक रोड है, आयरन की रोड वैसी की वैसी रहेगी जब तक आप उसे गर्म नहीं करोगे, हीट नहीं करोगे, है ना। अगर पार्टिकल मूव करते, फिक्स नहीं होते, तो रोड अभी देखिए आपने सीधी, फिर बेंड हो जाती, मुड़ जाती ना। तो ये भी बिल्कुल सरल है, इजी, मतलब बिल्कुल सही है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक, नो ये गलत है। ये जो अणु है ना, जो इतने पास पास है एक दूसरे के, इनके बीच में जो अंतर आणविक बल होता है ना, जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतर आणविक बल, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है, तभी तो ठोस बना है। वीक होगा तो लिक्विड और गैस बन जाएगा, है ना। तो ये रॉन्ग है, ये होगा, गलत पूछा ना, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। सॉलिड ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजीशंस, ठीक है, ठोस पदार्थ अपने मीन की स्थिति के आसपास झूलता है, मतलब इसके जो कण हैं मीन पोजीशन के आसपास ही झूलता रहता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। दूध में मौजूद चीनी, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। कौन सी चीनी मौजूद रहती है? क्या होगा आंसर? सभी जानते हैं दूध में क्या होता है? लैक्टोज, लैक्टोज शुगर होती है ना, सुक्रोज गन्ने में होती है, ग्लूकोज हमारा पाचन के बाद जो बनता है।
माल्टोज हमारे मुंह में बनती है, स्टार्च का पाचन मुंह में होता है, माल्टोज बनती है। चलिए, इथाइल आयोडाइड और एन प्रोपाइल आयोडाइड का मिश्रण वुड्स प्रतिक्रिया के अधीन है, इनमें से हाइड्रोकार्बन कौन सा नहीं बनेगा? अगर वुड्स अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप इसका आंसर बता दोगे। एल्केन बनाने की प्रक्रिया है ये, वुड्स रिएक्शन एल्केन में मिलेगी आपको, अल्केन CnH2n+2 में। क्या होता है इसमें? चलिए, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं। क्या होता है? यहाँ पर इन्होंने एल्काइल हैलाइड दिया है, बताऊंगी। उसकी रिएक्शन जब हम सोडियम और ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? ये जो आपका R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप दिया ना, ये डबल हो जाता है इस तरह से, ऐसे बनेगा ये, और प्लस में x का क्या होगा? 2x। इस तरह से आपका आउटपुट मिलता है। ये जनरल, ये डायरेक्ट मेथड जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया वो वाला एल्काइल हैलाइड लिख लेते। इथाइल आयोडाइड, इथाइल क्या? CH3CH2, ये इथाइल, इसको इथाइल बोलते हैं, C2H5 इथाइल कहेंगे। और आयोडाइड मतलब आयोडीन जुड़ा है, ये इथाइल आयोडाइड हो गया। इथाइल आयोडाइड और क्या लिया? एक और ले लिया उन्होंने, एन प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड मतलब जिसमें 3 कार्बन हो और उससे आयोडीन जुड़ा हो। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, CH3 CH2 CH2, इन दोनों को लिया और इसको हम जब सोडियम और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पेयर में मिलेंगे RR। तो पहला तो आपका क्या मिलेगा? मान लो मैंने ये बोल दिया R और ये R1, तो पहला आपको मिलेगा R के साथ पेयर बना लेगा ऐसा, तो आपको पहला क्या मिलेगा? CH3 CH2, ये आयोडीन हट जाएगा और इसका कजिन, इसका भाई जुड़ जाएगा, सेम इसके जैसा जुड़ जाएगा यहाँ पर, CH2 CH3। पहला ये बना। दूसरा बनेगा R1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा, ये दोनों डबल होके एक साथ जुड़ सकते हैं, तो CH3 CH2 आयोडीन हट जाएगा और यही इसकी मिरर इमेज यहाँ लगा दो, CH2 CH3, ठीक है। और तीसरा क्या ऑप्शन बनता है हमारे पास कि ये वाला R और ये R1 ये कॉम्बिनेशन कर ले ऐसे, R और R1, तो क्या बनाएंगे? R क्या है? CH3 CH2 और R1 आपका क्या है? CH2 CH3। तो 3 आउटपुट मिल रहे और इन 3 आउटपुटों को ध्यान से देखो। क्या बोला है? पहला अब हम ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन मैच करो। एन हेक्सेन, क्या हेक्सेन बन रहा है? तो हेक्सेन पहला वाला आउटपुट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये तो ब्यूटेन बन रहा है। ये है आपका ब्यूटेन, एन ब्यूटेन या ब्यूटेन बोल सकते हैं, ये बन रहा है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बन रहा है, हाँ बिल्कुल ब्यूटेन बन रहा है। दूसरा आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन भी बन रहा है, हेक्सेन भी बन रहा है, तो हेक्सेन भी होगा ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल बन रहा है वो हेक्सेन भी। इसके अलावा 1 2 3 4 5, पेंटेन भी बन रहा है 5 कार्बन वाला, तो A B और क्या D, तीनों बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, तो इसमें विषम वाला नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। क्या नहीं बनता है? कभी भी वुड्स अभिक्रिया में विषम वाला नहीं बनता। अगर इतना सारा नहीं करना चाहते, इतनी माथा बच्ची नहीं करना चाहते, तो ध्यान रखिएगा वुड्स अभिक्रिया में हमेशा सम वाले बनते हैं, सम संख्या वाले बन रहे हैं, यहाँ पर विषम वाला नहीं बन रहा है वुड्स में। तो प्रोपेन, एन प्रोपेन नहीं बन रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आउटपुट बना के आपको चेक करना होंगे कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे। तो प्रोपेन नहीं बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है, पेंटेन बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तली हुई खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी उत्पादन तिथि की जांच कर लें। वाई, क्यों, क्या कारण है? किसके कारण वो बासी हो जाता है? तो देखो खाने में होता है फैट, अब हमारा जो फैट है ऑक्सीकरण हो जाता है उसका और वो खराब हो जाता है, जिसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी सभी ने सुना होगा, रैंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत
गंधिता जिसको हम बोलते हैं किसके कारण होती है? खाने में उपस्थित फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चल नेक्स्ट है, परिरक्षण प्रभाव को कैसे विस्तारित किया जा सकता है? शील्डिंग इफेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई। इनमें से किसके द्वारा आप परिरक्षण प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट को समझा सकते हो? तो सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट पता होना चाहिए। चलिए तो शील्डिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ये होता है आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। अब नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं इस तरह से, तो नाभिक के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाह्यतम शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, नाभिक उनको अट्रैक्ट करता है, तभी तो वो है वहां पर, नहीं तो चले जाते। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है ना, वो क्या कर देते हैं, इसके फोर्स को नहीं आने देते, वहीं के वहीं रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जिस एटम में जितने ज्यादा इंटरमीडिएट यानी कि मध्य वाले, मध्य में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा, उतना ज्यादा इनको आकर्षित नहीं करने देगा नाभिक को, मतलब बीच में रोड़ा अटका रहा है ना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो प्रभाव है, अगर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉनों की यानी कि आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षण का बल है नाभिक के द्वारा वो कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, बड़े बड़े जो एटम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होते हैं उसमें ज्यादातर ये शील्डिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द गैलियम। क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से कम होती है? ये तो बिल्कुल गलत ही ऑप्शन है, इसको तो भूल ही जा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। देखो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती जाती है, विद्युत ऋणात्मकता डिक्रीज होती जाती है। क्यों? इनका साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब जितना बड़ा साइज होगा अंदर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो बिल्कुल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द साइज, इसका छोटा है इसका बड़ा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी को भी चेक कर लो, चलो करो फटाफट से सी को चेक। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन, वो तो पता ही है, लेफ्ट से राइट में आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये कोई बात ही नहीं हुई। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, इस ये वाला ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करेगा शील्डिंग इफेक्ट को, कौन अच्छे से बता पाएगा यही पूछा है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? सभी जानते, सारी परतें याद कर लेना, कौन से किलोमीटर तक फैली हुई ये पता होना चाहिए। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर सबसे आखिरी वाली होती है। ठीक है, और हमारी मेसोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सभी को पता होगा, लेयर्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए किस आकार के चयनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? विच शेप ऑफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल टू गैसोलीन? तो अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए जियोलाइट ZSM5 का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन बिजली का सर्वोत्तम चालक है? संवाहक, दैट मीन्स चालक, सभी जानते, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। क्या होगा, क्या होगा? सिल्वर, चांदी, उष्मा का सर्वोत्तम चालक बिजली का और उष्मा का भी। ठीक है, चलिए यह रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सी रिएक्शन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लेना, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, इसलिए हमें पढ़ना होती है। तो यहाँ पर है आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर अल्कोहल बन रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, लवण बन रहा है। ये लवण कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये है अल्कोहल। ठीक है, तो ये कब बनते हैं, कौन सी अभिक्रिया के दौरान बनते हैं? कैनिन-ज़ारो रिएक्शन, कैनिन-ज़ारो की अभिक्रिया के दौरान ये बनते हैं। कोलबे में ये नहीं बनता, एल्केन बनाने की प्रक्रिया, एल्केन एल्काइन बनाया जाता है, ये कैनिन-ज़ारो रिएक्शन है। कैनिन-ज़ारो रिएक्शन में हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और अल्कोहल और
कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लवण बनता है। ठीक है, चलिए। आमतौर पर चांदी के हैलाइड्स दिखाते हैं। द सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड को जानते हो? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब क्या है? सिल्वर के हैलाइड है। देखो सिल्वर के साथ हेलोजन जोड़ दो तो सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। तो सिल्वर हैलाइड क्या दिखाते हैं? शॉर्टकी दोष, कशान अतिरिक्त दोष, केटायन, केटायन एक्सिस डिफेक्ट, बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, या सिर्फ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आओ पहले समझते हैं फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ हम फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है? हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका अणुओं का अरेंजमेंट है, इस तरह से जमे हुए होते हैं क्रिस्टलाइन ठोस में। तो क्या होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्टकी प्रभाव में क्या होता है बच्चों कि जो आपका कैटायन है, कैटायन क्या होता है? अपनी जगह छोड़ देता है और छोड़ के बिल्कुल निकल जाता है, उससे भाग जाएगा, चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ये उसने उसकी जगह छोड़ दी और कहीं नहीं मिल रहा है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि वो अपनी जगह तो छोड़ता है, कैटायन अपनी जगह तो छोड़ता है, लेकिन वो उसी में कहीं ना कहीं जाकर इंटरस्पेशियस स्पेस जो होती है अणुओं के बीच की जगह ना, वहां पर जाके बैठ जाता है। तो यहाँ बिल्कुल अलग चला गया, निकल ही गया। तो यहाँ से डेंसिटी कम होने के चांसेस है, घनत्व कम हो गया। एक एटम कम हुआ तो क्या हुआ? घनत्व कम हो गया। यहाँ पर घनत्व कम नहीं होता है, वैसा का वैसे ही रहता है, पर ये अपनी जगह चेंज कर देता है और यहाँ एक खाली जगह बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकल और इसको बोलते हैं शॉर्टकी। दोनों में अंतर क्या है? ये इसमें घनत्व कम हो जाता है, जगह छोड़ के चला जाता है। इसमें घनत्व इतना का उतना ही रहता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट, जिसके उदाहरण में आते हैं हमारे सिल्वर के हैलाइड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? दोनों दोनों पाए जाते हैं इसमें, शॉर्टकी भी पाया जाता है और फ्रैंकल इफेक्ट भी पाया जाता है सिल्वर के हैलाइडों में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? आसान, बहुत शांत दिमाग से इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक्साइटमेंट में 44 कर देंगे। बोले मैडम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 गुणित 2 जोड़ दो 44 ग्राम आ गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ो, क्या लिखा है? वन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर मास है, इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं बेटा। ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास इसको कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं इसको। और हमसे आणविक द्रव्यमान नहीं पूछा है, एक अणु का द्रव्यमान पूछा है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे एक अणु बराबर क्या, एक मॉलिक्यूल बराबर क्या? वन मॉलिक्यूल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, मोल, सॉरी, है ना, 23। एक मोल का मान ये होता है, एक मोल। तो एक अणु का एक मोल का द्रव्यमान कितना? इतना होगा। तो हमें ग्राम में पूछा है, तो ग्राम में निकालने के लिए क्या करोगे? आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को आणविक द्रव्यमान को डिवाइड कर दो अवोगेड्रो नंबर या 1 मोल से। 1 मोल का मान है 23, क्या आएगा? ये 44 निकाल चुके हैं हम, और ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ऊपर ले जाओगे 10 की पावर -23 हो जाएगा। ये नंबर नहीं लेना चाहते, 6 से डिवाइड करो, 6 से तो 42, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आ गया कितना? 7.30 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मॉल वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर, ना कि 44। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से नहीं होती? बताइए फटाफट से सभी बच्चे, कोशिश करो। कौन सी बीमारी नहीं होती? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से होने बीमारी, ज्यादातर सांस की, फेफड़े की बीमारियां होंगी। डाइजेस्टिव बीमारी तो हो नहीं सकती, गलत है। अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाना,
एम्फाइज्मा आपके एल्वियोली की वॉल्स में प्रॉब्लम हो जाना, वायु कुपिकाओं में दिक्कत हो जाना एम्फाइज्मा कहलाता है। तो दूसरी, तीसरी और चौथी होगी। पहली डाइजेशन की बीमारियां सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से नहीं होती है, सांस की बीमारियां होती है। तो 2, 3 और 4 कहाँ हैं? 2, 3 और 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तेल और वसा में मौजूद विटामिन है। विटामिन प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट्स आर, कौन कौन से विटामिन मिलते हैं फैट और ऑयल में? ऑब्वियसली विटामिन ए और डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन ए और विटामिन डी पाए जाते हैं फैट और ऑयल में। चलिए, लोग अंडे को उबालते समय पानी में सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, NaCl, नमक। वाई, क्यों मिलाते हैं? अंडे जल्दी उबल जाएंगे। सच में जल्दी उबल जाते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। क्यों जल्दी उबल जाते हैं? क्या कारण है? सॉरी, ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। कैसे? पानी में नमक मिला दोगे, पानी में नमक मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया, तो ये क्या करता है? पानी के अणुओं को पकड़ लेता है, वेपराइज नहीं होने देता, वाष्पित नहीं होने देता, उड़ने नहीं देता है। अब इनको उड़ाना है, पानी को गर्म करोगे तो भाप तो बनाना है, तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ा दिया। ठीक है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का बिंदु, दैट मीन्स क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्या बोलोगे? क्वथनांक को बढ़ा देता है। इस वजह से क्या करते हैं? जल्दी उबल जाते हैं, देर से उबलते हैं। चलिए नेक्स्ट है फिजिक्स के क्वेश्चन, आप लोगों को 5 पूछे जाते हैं। 2 पी और क्यू 2 तार दिए हुए हैं जिनकी मूल आवृत्तियां क्रमशः 256 हर्ट्ज और 382 हर्ट्ज हैं। ए के तीसरे हार्मोनिक और बी के दूसरे हार्मोनिक द्वारा 2 सेकंड में कितनी विस्पंदन यानी कि बीट्स सुनाई देती है? तो बीट्स का फॉर्मूला होता है, क्या होगा? पहले तो आपकी जो ए की है, ए का तीसरा हार्मोनिक कैसे निकालोगे? तीसरा हार्मोनिक वो निकालने का तरीका है थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए। कैसे निकालोगे? जो इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी देके रखी है पी वाले की कितनी? 256, उसमें तीसरा हार्मोनिक निकालना है तो 3 का गुणा कर दोगे। इसी तरह से बी का क्या होगा? दूसरा, बी का दूसरा हार्मोनिक निकालना है तो बी की आवृत्ति कितनी है? 382, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का। चलो कितना आया बताओ फटाफट से। 3 6 18, 5 15, 1 16, कैरी 1, 3 दूना 6, 1 7 7 68 हर्ट्ज आई। इसकी कितनी आएगी? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 6 और 1 7 7 64 आएगी हर्ट्ज। अब बीट निकालना, बीट कैसे निकाली जाती है? तो बीट निकालने का फॉर्मूला होता है जो इनके आपने हार्मोनिक निकाली है ना, एन डैश में से एन को माइनस कर दो, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, कौन सी है? 768 में से 764 को माइनस कर दो, कितनी आएगी? 4। ऑप्शन ए 4 हर्ट्ज इज द राइट आंसर, 4 हर्ट्ज। ये बीट निकालने का सूत्र है। नेक्स्ट है, अच्छा है फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछे हैं अच्छे लेवल के पूछे हैं। पूर्ण शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप बोल सकते हो। अर्धचालक का प्रतिरोध अनंत हो जाता है और यह कैसे व्यवहार करेगा? अगर किसी का भी प्रतिरोध अनंत कर दोगे तो वो इंसुलेटर बन जाएगा, विद्युत को अपने अंदर से निकलने ही नहीं देगा, और प्रतिरोध शून्य कर दोगे तो बहुत अच्छा चालक हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध पर डिपेंड करती है ना इलेक्ट्रिसिटी। बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इंसुलेटर बन जाएगा वो, इंसुलेटर, यानी कि विद्युत को चालन नहीं करने देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिरोधी रंग कोड में चौथा बैंड क्या संकेत देता है? तो कलर कोडिंग की जाती है ना प्रतिरोध में, तो उसमें 4 बैंड यूज करते हैं, 1 2 3 और 4। 2 स्टार्टिंग वाले आपको क्या बताते हैं? उस प्रतिरोध के मान को दर्शाते हैं।
वैल्यू बताते हैं, यानी कि प्रतिरोध का क्या मान है ओम में। ठीक है, तीसरा बैंड आपको पावर ऑफ 100 दिखाता है, पावर ऑफ 100 दिखाता है, पावर ऑफ दिखाता है 100 नहीं, पावर ऑफ। ठीक है, और चौथा वाला आपको क्या दिखाएगा, चौथा वाला बात करता है टॉलरेंस की, बात करता है सहनशीलता कितनी है, इसकी सहनशीलता बताता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये दो टोटल वैल्यू दिखाएंगे, पावर ऑफ 10, 100 नहीं, पावर ऑफ 10 ये दिखाएगा, और बस ये तीनों चीजें ही शो की जाती है कलर कोडिंग में, अलग अलग कलर के होते हैं, कलर कोड यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मॉडरेटर एक ईंधन द्रव्यमान में पेश किया जाने वाला एक माध्यम है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मॉडरेटर का क्या काम है, क्या करता है, कुछ नहीं करता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन गति कर रहे हैं उनकी गति को कम करने का काम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, हीट को नहीं करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल करता है, नहीं, स्लो डाउन करता है। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रयोग के दौरान शीशे की सिल्ली के माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश के किरण के पथ का अनुसरण करने के लिए सुनिश्चित होना चाहिए कि शीशे की सिल्ली अपने स्थान से विस्थापित ना हो, या किसके द्वारा किया जा सकता है। ये आपकी लैब वर्क का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, एक शीशा है, एक शीशे से प्रैक्टिकल किया जा रहा है, वो शीशे की सिल्ली को हिलना नहीं चाहिए, अगर बाय चांस हिल गया तो आपकी वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो आप कैसे फिक्स करोगे, क्या उसमें क्या कर दोगे, ग्लू से चिपका दोगे उसको नीचे। एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल भी गया तो वहीं के वहीं वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या करोगे, ग्लू से चिपका दोगे। ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ग्लू से चिपका दोगे तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, पास ही नहीं होगा उसमें। एडेसिव टेप लगा दोगे, या फिर पुटिंग अ हेवी वेट, उसके ऊपर एक वजन रख दो, वजन रख दोगे तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो एक बाउंड्री बना देते हो उसके आसपास। क्या करते हो, एक इस तरह से बाउंड्री बना देते हो, और अगर वो हिल भी गया प्रैक्टिकल के दौरान तो वापिस उस बाउंड्री में सेट कर देते हैं। तो एक लाइन पेंसिल से बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको 5 पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधार आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 4.2 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको आधार दिया हो तो आधार गुणित ऊंचाई, या एल्टीट्यूड भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है, बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो बेस आपका क्या दे के रखा है, 5 सेंटीमीटर। हाइट आपको क्या दे के रखी है, 4.2 दे के रखी है। 5 दूना 10, 5 को 20 और 1 21, 21। और क्वेश्चन दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए का सही होगा अगर ए का मान होगा, मतलब ए का मान, ए पे कौन सा कोण रखूं, तो सारे कोण रखकर आप चेक कर सकते हो दोनों कौन से कोण पर बराबर आते हैं। साइन 0, देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया है इज इक्वल टू ए का मान अगर मैं 0 डिग्री रख दूं तो क्या होगा, साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। तो 2 गुणित 0, और ये हो जाएगा 2 गुणित 0 0, 0 बराबर 0। इसी पर बाकी सब एंगलों का मान रख के आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बराबर नहीं आ रहा, सिर्फ 0 डिग्री बराबर आ रहा। ठीक है, चलिए 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो 75 से लेकर 97 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका आपको योग बताना है, उनका सम बताना है। तो सम, नेचुरल नंबर का सम, प्राकृत संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू ये। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो हमें पता है 1 से 97 तक की अगर मैं बात करूं तो बीच में आता है 75। तो 1 से 97 तक के में से मैं 1 से 75 तक के माइनस कर दूं तो 75 से 97 के बीच के आ जाएंगे, सम आ जाएंगे। तो वही करने वाली हूं। क्या आगे वाले पेज पर कर लेते हैं हम। 97 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 में से हम माइनस कर देंगे 75 तक के, 74 तक के माइनस कर दोगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा आपका 75 से 97। तो ये हो जाएगा 74 माइनस प्लस 1 डिवाइड में 2, इतने माइनस कर दो, आ जाएगा 75 तक का। मैंने बताया ना ये वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ तक के 74 तक के आपको माइनस करना है, तो ये आ जाएंगे बचे कुचे आपके 75 से 97 तक के। ठीक है, चलो माइनस कर लेते हैं। क्या होगा, 97 इंटू 98 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 74 इंटू 75 डिवाइड में 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, 2 नम 18, 49, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40। ठीक है, मल्टीप्लाई करो फटाफट से। 97 इंटू 49 करो, माइनस 37 इंटू 75 करो, साइड में कर लेते हैं इधर। आप अपनी शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई की अप्लाई कर सकते हो, मैं मेरी कर रही हूँ। एस का इसमें मल्टीप्लाई करूंगी, 9 सती 63, कैरी 1 चला जाएगा, 9 9 81, 7 चौक 28, 8 और 1 9 और 10 11 12 13 14 15, 5 कैरी 1, 8 और 2 10 11, 115, 115 का 5 आएगा, 11 कैरी चला जाएगा, 9 चौक 36, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 47, 4753 आया है, 4753। अब 37 और 75 का ऐसे ही करती हूँ, 7 पंजे 35, कैरी का 3, 5 3 15, 7 7 49, 49, 9 और 1 10, 5 15, 16 17 का 7, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 67 का 7, कैरी 6, 7 21, 21 और 6 27, सॉरी हाँ 27, 27। क्या आ जाएगा, आया। अब इसको माइनस कर दो फटाफट से, 2775 आ गया ना, 2775। अब इनको माइनस कर दो, 4753, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। माइनस करोगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 कैरी 1, 28, 17 में 60 गई तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 कैरी 1, 3978। क्या आया, आया क्या, 3978 आया सभी का, 1978 है ना, 1 आएगा, 1 आएगा। ओ माइनस कर देंगे तो 1 ही तो आएगा, 3 कहाँ से आया, गलत हो गया, 1 आएगा, 1978, 1978। ठीक है, 1978 आया। चलो पीछे चलते हैं, मैच कर रहा है क्या। हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वैसे सबसे अभी तक का सबसे हाई लेवल का पेपर नर्सिंग असिस्टेंट का यही है। आगे बढ़े, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसको 6 9 5 15 और 18 से भाग करने पर 4 शेषफल बचता है। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 when divided by 6 9 15 18। अगर लंबी मेथड से करने जाओगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। शॉर्टकट मेथड ये है कि सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ये तीनों चारों आपके 7 से भाग जा रहे हैं नहीं जा रहे, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, वही तो मल्टीपल होगा। तो 74 को डिवाइड करो, नहीं हो रहा, करके देख सकते हो आप। 7 एकम 7, कैरी 4 बच जाएगा, 7 एकम 7 8 9 7 21 22 23 24, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 7 दूनी 14 15 16 17 18, 7 छंग 42, यहाँ पे 2 कैरी बच जाएगा। और यहाँ पर इसको डिवाइड करो, 7 पंजे 35 36 7 दूनी 14, 0 कैरी बच रहा, 0 है ना। तो यही पूरी तरह से भागे हो गया, तो यही आंसर है। अगर नहीं होते तो फिर हम बाद में चेक करते, लंबी मेथड लगाते, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ये पूरी तरह से भाग चला गया। गुणज होना चाहिए, गुणज मतलब
मल्टीपल ऑफ 7, डिवाइड भी चला जाना चाहिए, भाग चला जाना चाहिए पूरी तरह से, वही तो होगा मल्टीपल। ये कोई भी नहीं है, मल्टीपल ही नहीं है पहली बात तो, 7 के तो आंसर कहाँ से होंगे। आगे की प्रक्रिया हम करने से पहले मल्टीपल ही चेक करें हमने, यानी कि गुणज है या नहीं है, तो नहीं है, भाग ही नहीं जा रहा तो गुणज कहाँ से होंगे। राइट क्या होगा ऑप्शन, बिना क्वेश्चन करे ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आकार वाले एक बॉक्स को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाला कार्डबोर्ड चाहिएगा। तो मान लो एक बॉक्स बनाना है मुझे ऐसा, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे कितना कितना कार्डबोर्ड लगेगा। ठीक है, तो कार्डबोर्ड किसके बराबर होना चाहिए, इसके आसपास कितना कागज लगेगा, है ना। तो आसपास मतलब क्या, सरफेस एरिया, इसकी बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना कागज लगेगा बनाने में। अंदर तो कागज घुसाना नहीं है तो वॉल्यूम भी निकालेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का, क्या होता है उसका फॉर्मूला, वही आपका कार्डबोर्ड का लंबाई होगी, मतलब चाहिए जितना क्षेत्रफल उसका एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 सभी के कॉम्बिनेशन बना लो, 24 प्लस 12, 12 गुणित 5, 5 गुणित 24। ठीक है, करो गुणा, लेंदी है, इजी है बट लेंदी है, मतलब थोड़ा लंबा है। 12 चौक 48, 12 दूना 24, 25 26 27 28, 2 8 8, 12 पंजे 60, 5 20, 5 दूना 10 और 2 12। इसको जोड़ लो फटाफट से, कितना आ रहा है 8 और 6 और 2 8, 8 8 16, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, मल्टीप्लाई करो 2 का क्या आ रहा है, फटाफट से करो, क्या आ रहा गुणा, 468 में 2 का गुणा करना होगा, कितना आएगा, 2 8 16, 2 छंकी 12, 2 चौक 8, 936, और किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह के पेपर आ सकते हैं, और इस बार वैसे ही पेपर हमारा टफ आया था 2024 में भी, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे लेवल पर आपको ले जाना है। अगर आप अच्छे लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं कि हमारा कुछ छूटे ना, तो आप हमारा पैकेज यानी कि हमारी बैच जो कि सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर आप लोगों को के लिए चलाई जा रही है। लास्ट में जाने से पहले एक बार और आप लोगों को बता दूं कि दिवाली ऑफर चल रहा है, इससे कम में बैच कभी नहीं मिलेगी। दिवाली के बाद ये जो दिवाली वाला ड्यूरेशन है इसमें ही आपको बैच के कम प्राइस मिलेंगे, इसके बाद फिर से बैच के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच नर्सिंग असिस्टेंट में, ARO वाले बच्चे हो या AMC वाले बच्चे हो, दोनों के लिए बैच बिल्कुल बेनिफिशियल है। सारे लेवल यहाँ पर मैंने एनालिसिस करके मेंटेन करे हैं, तो जो इंटरेस्टेड बच्चे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।